गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ आप सभी का एम के शाह क्लासेस में स्वागत है दोस्तों। आज ये एनसीईआरटी वन लाइनर सार संग्रह का जो प्राचीन भारत का चल रहा था आपका वन लाइनर। तो प्राचीन भारत में आज दोस्तों ये 8वां लेक्चर है और इस 8वें लेक्चर का नाम है मौर्य साम्राज्य। दोस्तों मौर्य साम्राज्य बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपकमिंग हर एग्जामों के लिए और हर एग्जाम में लगभग में 1 से 2 क्वेश्चन आपको यहाँ मौर्य साम्राज्य से देखने को मिलते हैं। कोई भी एग्जाम हो, चाहे किसी भी स्टेट का हो या वनडे एग्जाम हो या जो है सिविल सर्विसेज हो, सभी जगह जो है चाहे स्टेट पीसीएस हो, सभी जगह आपको मौर्य साम्राज्य से देखने को दोस्तों 1 से 2 क्वेश्चन आपको मिलते हैं, जो कि आपको एक ही वीडियो में सब जगह सारे जो वन लाइनर फैक्ट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। तो देर न करते हुए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और यदि चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने मित्रों के साथ शेयर भी करें। तो चलते हैं, हम लोग देखते हैं पहला पॉइंट जो कि कई बार देखिए पूछा गया है। कह रहा कि बृहद स्तर पर जो केंद्रित है प्रथम भारतीय साम्राज्य वो स्थापित किया गया था। तो बृहद स्तर पर सबसे जो बड़ा भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था वो दोस्तों है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा सबसे बड़ा बृहद स्तर पर जो है पहला भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था और किसके द्वारा? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। अगला पॉइंट करा कि चाणक्य। चाणक्य का अन्य नाम क्या है? तो चाणक्य को दोस्तों विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं। ध्यान रखिएगा वही चाणक्य है जिन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की थी। और अगला पॉइंट है कि सेंड्रोकोटस। सेंड्रोकोटस नाम से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी? तो सेंड्रोकोटस नाम से जो है चंद्रगुप्त मौर्य की जो पहचान है वो विलियम जोन्स ने की थी। तो ये ध्यान रखिएगा, ये सारे फैक्ट्स दोस्तों पूछे गए हैं वन लाइनर आपके। अगला पॉइंट कर रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से जो वर्णन है वो किसके ग्रंथ में हुआ है? तो ये विशाख दत्त की रचना है और उसमें यानी विस्तृत रूप से चंद्रगुप्त मौर्य का जो है चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन किया गया है विशाख दत्त नामक ग्रंथ में। अगला है कौटिल्य द्वारा दोस्तों अर्थशास्त्र लिखा गया, कई बार पूछा गया है। और ये जो अर्थशास्त्र है ये शासन के सिद्धांतों से संबंधित पुस्तक है जिसमें मुख्य रूप से जो है राजनैतिक एवं आर्थिक नीतियां पर जो है प्रकाश डाला गया है। इस अर्थशास्त्र में जो कौटिल्य के द्वारा विष्णुगुप्त के द्वारा जो है ये रचा गया है, इसमें शासन के सिद्धांतों को मुख्य रूप से डाला गया है और इसमें राजनीतिक और आर्थिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है। अगला कह रहा है बुलंदी बाग। दोस्तों पूछा गया है क्वेश्चन कि बुलंदी बाग नामक प्राचीन जो स्थल है ये कहाँ है? तो ये दोस्तों आपका पाटलिपुत्र में है। और अगला है मैकियावेली। मैकियावेली का जो मैकियावेली के प्रसिद्ध जो ग्रंथ है द प्रिंस। द प्रिंस की जो तुलना है किससे की जा सकती है? तो ये है कौटिल्य के अर्थशास्त्र से तुलना की जा सकती है। कौटिल्य द्वारा जो रचित अर्थशास्त्र है इसकी तुलना मैकियावेली के द प्रिंस से की जा सकती है। यानी मैकियावेली का प्रसिद्ध ग्रंथ, मैकियावेली ने ग्रंथ लिखा और उस ग्रंथ का नाम है द प्रिंस। तो द प्रिंस की तुलना अर्थशास्त्र से की जा सकती है। अगला पॉइंट करा कि पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का जो महल है वो मुख्यतः किससे निर्मित है? तो पाटलिपुत्र में जो महल स्थित है चंद्रगुप्त का वो दोस्तों महल लकड़ी का बना हुआ है, लकड़ी से निर्मित है। अगला पॉइंट कह रहा है कि सेल्यूकस जिसे अलेक्जेंडर द्वारा सिंध पर एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया। यानी सेल्यूकस को अलेक्जेंडर ने सेल्यूकस को सिंध और अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था, जो कि ये भारतीय राजा ने पराजित किया। तो किस भारतीय राजा ने इसे पराजित किया? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को पराजित किया। एक क्वेश्चन कई बार दोस्तों पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। और अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, कह रहा है बिंदुसार ने मैत्रीपूर्ण पत्र व्यवहार में सीरिया के एक शासक थे, कौन? एंटियोकस। एंटियोकस से 3 बिंदुओं यानी 3 वस्तुओं की डिमांड की थी। एक तो मीठी मदिरा, दूसरा सूखी अंजीर और तीसरा एक दार्शनिक सोफिस्ट की मांग की थी। किसने की थी? बिंदुसार ने की थी। मैत्रीपूर्ण एक लेटर लिखा, मित्र को समझ लीजिए एक पत्र लिखा, और ये पत्र कहाँ लिखा? सीरिया के शासक एंटियोकस को लिखा था। और ये एंटियोकस से बिंदुसार ने मांग की थी
3 वस्तुओं की, और 3 वस्तुओं में एक मीठी मदिरा का डिमांड की, दूसरी सूखी अंजीर की, और तीसरा कहा एक बढ़िया फिलासफर दीजिए, दार्शनिक। तो दार्शनिक को छोड़कर अन्य वस्तुओं को एंटियोकस ने बिंदुसार के पास भेज दिया, क्योंकि दार्शनिक एक बहुत महत्वपूर्ण जो है पद होता है और महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है जो दार्शनिक होता है। तो इन 3 चीजों में दोस्तों 2 चीजों की डिमांड एंटियोकस ने पूरी की, एक तो मीठी मदिरा और सूखी अंजीर। बाकी दार्शनिक को जो है एंटियोकस ने बिंदुसार के पास नहीं भेजा था। अगला कह रहा है कुम्हार नामक स्थल, कुम्भरार नामक स्थल, कुम्भरार नामक स्थल से किस प्राचीन नगर के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो कुम्भरार नामक स्थल से दोस्तों पाटलिपुत्र के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की? तो दोस्तों सम्राट अशोक के द्वारा सहिष्णुता, उदारता और करुणा, यानी ये 3 आधार बिंदु थे जिसके आधार पर किसने राजधर्म की स्थापना की? किसने? सम्राट अशोक ने। अगला पॉइंट कह रहा है कि सेंड्रोकोटस, जो कि चंद्रगुप्त का उपनाम था, सेंड्रोकोटस, और सिकंदर महान और चंद्रगुप्त मौर्य की भेंट का उल्लेख किसने किया? तो ये दोस्तों जस्टिन ने किया। जस्टिन ने सेंड्रोकोटस और सिकंदर महान की भेंट का जो है मिलन का वर्णन, यानी भेंट करने का जो है वर्णन किया था। और सेंड्रोकोटस का जो उपनाम है जो है चंद्रगुप्त मौर्य का जो उपनाम है सेंड्रोकोटस है। अगला पॉइंट कर रहा है मालवा, गुजरात तथा महाराष्ट्र को किस शासक ने पहली बार जीता? तो मालवा को, गुजरात को और महाराष्ट्र को पहली बार चंद्रगुप्त मौर्य ने दोस्तों जीता था। इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है। अब हम लोग देखते हैं मौर्यकालीन तीर्थ जो अधिकारी हैं, यानी मौर्य काल के समय में जो अधिकारी नियुक्त किए जाते थे उन अधिकारियों को देखते हैं। मौर्य काल में सबसे उच्च स्तर के जो अधिकारी होते थे उन्हें क्या कहा जाता था दोस्तों? तीर्थ कहा जाता था, तीर्थ के नाम से जाना जाता था। और अर्थशास्त्र के अनुसार इनकी जो संख्या है दोस्तों वो 18 है, यानी 18 तीर्थ अधिकारी जो होते थे, ये उच्च स्तर के अधिकारी होते थे और इनको तीर्थ का नाम दिया गया। तो ये 18 अधिकारियों को हम लोग देख लेते हैं। यहाँ से क्वेश्चन मैचिंग, वन लाइनर और जो है कूट वाले क्वेश्चन बनते हैं। ये देखिएगा तीर्थ दिया हुआ है और यहाँ संबंधित विभाग, यानी जो मंत्री या पुरोहित अधिकारी होता था उसको जो है प्रधानमंत्री तथा प्रमुख धर्माधिकारी के नाम से जाना जाता था। जो युवराज अधिकारी होता था, तीर्थ होता था, उसको राजा का उत्तराधिकारी माना जाता था। और सन्निधाता होता था वो राजकीय कोषागार का प्रधान अधिकारी यानी कोषाध्यक्ष होता था, जिसे आज हम लोग कहते हैं ट्रेजरी ऑफिसर। अगला पॉइंट कह रहा है समाहर्ता जो होता था अधिकारी, तीर्थ अधिकारी, वो राजस्व विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता था। और वित्त मंत्री जिसे कहते हैं यानी कर संग्राहक। और अगला है मंत्री परिषदाध्यक्ष जो होता था तीर्थ अधिकारी, ये है मंत्री परिषद का अध्यक्ष होता था। अगला जो तीर्थ अधिकारी है वो हम लोग देखते हैं कि परदेष्टा जो होता था वो दोस्तों फौजदारी न्यायालय या न्यायाधीश कमिश्नर जिसे आज के नाम से हम लोग जानते हैं वो होता था। और व्यवहारिक जो तीर्थ अधिकारी होता था वो दीवानी न्यायालय का प्रमुख न्यायाधीश होता था। नायक जो तीर्थ अधिकारी होता था वो सेना का संचालक या नगर रक्षा का अध्यक्ष होता था। सेनापति जो तीर्थ अधिकारी होता था वो सेनाध्यक्ष, सर्वोच्च सैन्य कमांडर जिसे कहते हैं वो होता था। और अंतर्शिक जो होता था वो सम्राट का अंगरक्षक या सेना का प्रधान अधिकारी के नाम से जाना जाता था। कर्मांतिक जो होता था वो उद्योग धंधों एवं कारखानों का प्रधान निरीक्षक एवं अध्यक्ष माना जाता था। और प्रशासता जो तीर्थ अधिकारी होता था 12वें नंबर का, वो राजकीय आज्ञाओं को लिपिबद्ध करने तथा राजकोषीय दस्तावेजों को सुरक्षित रखने का कार्य प्रशासता तीर्थ अधिकारी का होता था। जो दंडपाल होता था वो शयन सामग्री का प्रबंध करने वाला प्रमुख अधिकारी जो होता था वो दंडपाल तीर्थ अधिकारी होता है। जो दुर्गपाल तीर्थ अधिकारी होता था वो देश के भीतरी दुर्गों का प्रबंधन करता था। जो अंतपाल तीर्थ अधिकारी होता था वो सीमावर्ती दुर्गों का रक्षा करता था। और 8वीं जो तीर्थ अधिकारी होता था वो वन विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता था। ये दोस्तों अधिकारी पूछ लेते हैं। और अगला है जो दवारिक जो तीर्थ अधिकारी होता था वो राजमहल का प्रबंध व देखरेख करने वाला प्रधान अधिकारी होता था। और नागरक
जो मौर्य काल में जो नागरिक तीर्थ अधिकारी होता था वो नगर का सर्वोच्च अधिकारी होता था। पूछ सकता है वन लाइनर में ऐसे कि नगर का जो सर्वोच्च तीर्थ अधिकारी होता था वो किस नाम से जाना जाता है, तो नागरिक के नाम से जाना जाता है। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं कि मौर्यकालीन अधिकारी पोतवाध्यक्ष। मौर्य काल में एक अधिकारी होता था पोतवाध्यक्ष। पोतवाध्यक्ष का जो मुख्य कार्य होता था वो क्या करता था, तो वो दोस्तों माप तौल का कार्य करता था। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं कि किस मौर्य दक्कन की विजय का विजय शासक ने प्राप्त की, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। और अगला पॉइंट कह रहा है कि ये किस अभिलेख से प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पश्चिम भारत पर था, तो ये रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है। और कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है ये पश्चिम भारत पर जो है सबसे ज्यादा प्रभाव इसका पश्चिम भारत पर रहा, तो ये किस अभिलेख से प्राप्त होता है, रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, कई बार ये पूछा गया है। और अगला है चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन काल के अंतिम दिनों में श्रवण बेलगोला चले गए। यानी चंद्रगुप्त जो मौर्य है जब इनका अंतिम स्टेज हुआ या अंतिम समय आया तो ये श्रवण बेलगोला चले गए, जहां इन्होंने जैन विधि से उपवास पद्धति यानी संलेखना पद्धति के द्वारा प्राण त्यागे थे। पूछ सकता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम समय में अंतिम दिनों में कहा चले गए, तो श्रवण बेलगोला में चले गए। या चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है अपना प्राण किस विधि से त्यागा, तो ये दोस्तों उपवास पद्धति के द्वारा जो त्यागा था, जो कि एक जैन पद्धति है। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, और अगला पॉइंट कह रहा है कि मगध साम्राज्य में जो रज्जुक होता था, रज्जुक किसे कहा जाता है। दोस्तों बहुत कई बार पूछा गया है, तो मगध जो साम्राज्य है उसमें रज्जुक जो कहा जाता था वो मौर्य शासन में भूमि मापक जो अधिकारी होता था उसी का नाम रज्जुक होता था, उसे रज्जुक के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि ब्राह्मणी लिपि की प्रथम जो पहचान है वो किस पर उत्कीर्ण अक्षरों से की गई है, तो ब्राह्मणी लिपि की प्रथम पहचान दोस्तों ये पत्थर की पट्टियों पर उत्कीर्ण अक्षरों से की गई है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि सम्राट अशोक का शिलालेख जो है शाहबाजगढ़ी, यानी सम्राट अशोक का एक शिलालेख है शाहबाजगढ़ी से प्राप्त हुआ, और ये स्थल कहाँ है, शाहबाजगढ़ी स्थल कहाँ है, तो ये दोस्तों पेशावर में है जो आजकल आपके पाकिस्तान में पड़ता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि अशोक के शिलालेखों में जो प्रयुक्त भाषा होती थी वो कौन सी होती थी, तो अशोक के जो जितने भी शिलालेख बनाए गए अधिकतर में जो भाषा है वो दोस्तों प्राकृत भाषा का प्रयोग किया गया है। आगे हम लोग देखते हैं कि अशोक के अभिलेख के खोजकर्ता, इन्हें देख लेते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आपके मैचिंग वाले बनते हैं। तो अशोक के शिलालेख और खोजकर्ता और बस। जो धौली अभिलेख है इसकी खोज किट्टो ने की थी 1837 में, और भाभरू शिलालेख की खोज क्रैप्टन वर्ड ने 1840 में। बराबर व नागार्जुनी जो गुफा है इसकी खोज हैरिंगटन ने 1785 में की। दिल्ली टोपरा जो शिलालेख है इसकी खोज कैप्टन पोलियर ने 1785 में की। दिल्ली मेरठ स्तंभ जो शिलालेख है इसकी खोज की थी पैड्रे टिफेंतेलर ने 1750 में। और मानसेहरा शिलालेख की खोज कैप्टन ले ने 1889 ईस्वी में की थी। आगे हम लोग देखते हैं कि कालसी शिलालेख की खोज जो है जॉन फॉरेस्ट ने 1860 ईस्वी में की। रोमन देही दोस्तों कई बार पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। तो रोमन देही जो शिलालेख है इसकी खोज फ्रेहरर ने की थी, कब, 1896 में। और जौगढ़ अभिलेख की खोज सर वाल्टर इलियट ने 1850 ईस्वी में की। गिरनार शिलालेख की खोज लेफ्टिनेंट कर्नल टॉड ने 1822 ईस्वी में। और शहबाजगढ़ी दोस्तों ये भी कई बार पूछा गया, शहबाजगढ़ी इंपॉर्टेंट है। तो शहबाजगढ़ी शिलालेख की खोज एक फ्रांसीसी अधिकारी ने की थी 1836 में। इलाहाबाद स्तंभ लेख की खोज टी.एस. बर्ड ने 1834 ईस्वी में की। मास्की अभिलेख भी कई बार पूछा गया है, तो मास्की अभिलेख शिलालेख की खोज बीटन ने की थी 1915 ईस्वी में। और निगाली सागर शिलालेख की खोज फिहरर ने की थी, कब, 1895 ईस्वी में। इसी के साथ जो है रामपुरवा शिलालेख की खोज कार जो है लाइल ने 1872 ईस्वी में की। और सारनाथ स्तंभ शिलालेख की खोज जो है आर.एल. स्टाइल ने की 1905 ईस्वी में। तो ये दोस्तों कुछ जो है शिलालेख थे और इनके खोजकर्ता थे और कब खोज किया गया, ये था
कुछ और पॉइंट हम लोग इसी से रिलेटेड देखते हैं जो इसमें इस टॉपिक में बचे हुए हैं। देखते हैं, कह रहा अशोक ने बौद्ध होने के बाद भी हिंदू धर्म, यानी बौद्ध धर्म का यह नए था अशोक, उसके बाद भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी। और इसका प्रमाण किससे मिलता है? तो इसका प्रमाण जो मिलता है देव नाम प्रियदर्शी से, जो कि देवों का प्यारा उपनाम से, यानी देव नाम प्रियदर्शी जो उपनाम दिया गया था, ये दोस्तों अशोक का उपनाम है और ये देवों का प्यारा नाम अर्थात ये उपनाम से इन्हें प्रमाण मिलते हैं। अगला पॉइंट कह रहा कि प्राग अशोक ब्राह्मणी लिपि, प्राग अशोक ब्राह्मणी लिपि का पता किस स्थान से चलता है? तो ये दोस्तों श्रीलंका स्थित अनुराधापुर जो है शिलालेख से चलता है, यानी प्राग अशोक ब्राह्मणी लिपि का पता किस स्थान से चलता है? तो श्रीलंका में स्थित है अनुराधापुर। यहां से पता चलता है कि जो प्राग अशोक ब्राह्मणी लिपि का पता जो है श्रीलंका इसे अनुराधापुर से चलता है। और अगला पॉइंट कह रहा है कि सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया दोस्तों? तो ये अशोक ने करवाया। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला पॉइंट कह रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप का प्रथम शासक कौन था जिसने अभिलेखों के माध्यम से शासनादेश जारी किया? तो अभिलेख के माध्यम से शासनादेश जारी करने वाला जो प्रथम शासक था वो दोस्तों था अशोक। इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट कह रहा है कि वह कौन सा स्तंभ है जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया? कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो अशोक ने जो स्वयं को मगध का सम्राट बताया, ये किस स्तंभ से पता चलता है? तो ये दोस्तों भाब्रो स्तंभ से पता चलता है। और ये कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है भाब्रो स्तंभ। अगला पॉइंट कह रहा है कि ब्राह्मणी लिपि में लिखे गए अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ने में सफलता प्राप्त की। तो ये दोस्तों पूछा गया है क्वेश्चन कि अशोक की शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा, और जो कि ये ब्राह्मणी लिपि में लिखा गया था। ये भी ध्यान रखिएगा कि जेम्स प्रिंसेप ने जो अशोक की शिलालेख को पढ़ा सबसे पहले, तो ये जो लेख थे शिलालेख ये ब्राह्मणी लिपि में लिखे गए, तो सबसे पहले पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। और अगला पॉइंट कह रहा है कि अशोक के किस अभिलेख से धम्म महापात्रों की नियुक्ति की सूचना जो है मिलती है? तो ये दोस्तों पांचवें बृहद शिलालेख के माध्यम से धम्म महापात्र की नियुक्ति की सूचना मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि गुर्जरालग शिलालेख कहाँ स्थित है? तो ये दोस्तों मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित है। गुर्जरालग शिलालेख कहाँ स्थित है पूछा गया है, और ये स्थित है मध्य प्रदेश के दतिया जिले में। अगला पॉइंट कह रहा है कि मौर्य काल में जो भूमिकर होते थे, जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था, ये किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाता था? यानी जो भूमिकर है ये किस अधिकारी के द्वारा एकत्रित किया जाता था? तो भूमिकर अधिकारी को सीताध्यक्ष कहा जाता है, और इसी के द्वारा मौर्य काल में जो है भूमिकर इकट्ठा किए जाते थे। और ये भूमिकर ये आय का स्रोत है जो सीताध्यक्ष द्वारा इकट्ठा किया जाता था। ये भूमिकर अधिकारी होता था सीताध्यक्ष मौर्य काल के समय में। अगला पॉइंट कह रहा है कि मध्य प्रदेश स्थित सांची के स्तूप का निर्माण किस मौर्य शासक ने करवाया? तो मध्य प्रदेश में स्थित सांची के स्तूप का निर्माण दोस्तों अशोक ने करवाया। इंपॉर्टेंट है और पूछा भी गया है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि मौर्य राजवंश के शासकों की सुदूर देशों जैसे सीरिया एवं मिस्र के साथ जो है इसके राजकीय संबंध थे, इसके मौर्य राजवंश के। अगला पॉइंट कह रहा है कि उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति किस जो है स्थान से प्राप्त हुई है? तो ये दोस्तों कालसी से प्राप्त हुई है। कालसी कई बार पूछा गया है, जो कि अशोक का शिलालेख है, सम्राट अशोक का शिलालेख है, और ये दोस्तों उत्तराखंड में पड़ता है कालसी। अगला पॉइंट कह रहा है कि प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगस्थनीज भारत में किसके दरबार में आया? तो ये दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया। वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार विभिन्न एग्जामों में पूछा गया है। ये जो मेगस्थनीज था ये यूनानी राजदूत था जो कि भारत में आया था, और जब भारत में आया उस समय चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था। आगे हम लोग अधिकारी और उनके विभाग देख लेते हैं। सीताध्यक्ष जो होता था वो कृषि विभाग का अधिकारी, कृषि विभाग का अध्यक्ष होता था, और अकाराध्यक्ष जो होता था वो खानों का अध्यक्ष होता था, और लक्षणाध्यक्ष जो होता था वो मुद्रा विभाग का प्रधान होता था, शुल्काध्यक्ष जो होता था वो व्यापारिक कर का प्रधान होता था, और मुद्राध्यक्ष जो होता था वो पासपोर्ट विभाग का अध्यक्ष होता था।
और संस्थाध्यक्ष जो होता था वो व्यापारिक मार्गों का अध्यक्ष होता था। तो ये दोस्तों ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपके मैचिंग वाले बन सकते हैं, वन लाइनर भी बन सकते हैं। आगे हम लोग पॉइंट देखते हैं कि जो गुप्तचर अवस्था है, यानी गुप्तचर जो व्यवस्था है, गुप्तचर व्यवस्था का प्रथम विस्तृत वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? तो गुप्तचर व्यवस्था का पहला जो विस्तृत वर्णन है वो दोस्तों अर्थशास्त्र पुस्तक में मिलता है, जो कि चाणक्य के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि मौर्य काल की किस पुस्तक में जहाज निर्माण व नाविक गतिविधियों का वर्णन है? तो मौर्य काल में ये पुस्तक है इंडिका पुस्तक में जहाज निर्माण व नाविक गतिविधियों का वर्णन मिलता है। और इंडिका दोस्तों कई बार पूछा गया कि किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये मेगास्थनीज की पुस्तक है। मेगास्थनीज के द्वारा इंडिका पुस्तक लिखी गई है, जिसमें जहाज के निर्माण, नाविक गतिविधियों का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम समय किस धर्म का अनुयायी हो गया था? यानी चंद्रगुप्त मौर्य जो है अंतिम समय में किस धर्म का अनुयायी बन गया? तो वो दोस्तों जैन धर्म का अनुयायी बन गया, और इसी के तहत ही उसने अपने प्राण त्यागे थे उपासना विधि के तहत। अगला पॉइंट कह रहा है कि कौन सा स्थान मौर्य काल में शिक्षा का सबसे अधिक प्रसिद्ध केंद्र था? तो मौर्य काल में दोस्तों, मौर्य काल की अगर बात करें, शिक्षा का सबसे जो प्रसिद्ध स्थल था वो था तक्षशिला। आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पूछा गया है। आगे देखते हैं कि गांवों के शासन को स्वायत्त शासित पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की जो व्यवस्था का सूत्रपात है वो किस वंश ने शुरू किया? तो ये दोस्तों मौर्यों के द्वारा ये शुरू किया गया। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया है। तो ये सवाल पूछ सकता है कि मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक में भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? तो दोस्तों 7 श्रेणियों में विभाजित किया। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि अशोक का समकालीन जो तुर्मय था, ये दोस्तों कई बार पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। अशोक का ये समकालीन था तुर्मय, और ये तुर्मय कहाँ का राजा था? तो तुर्मय दोस्तों मिस्र का राजा था, जो कि अशोक का समकालीन था। कई बार क्वेश्चन पूछ सकता है कि अशोक का समकालीन शासक कौन था? तो तुर्मय था। और ये तुर्मय कहाँ का शासक था? मिस्र देश का था। मिस्र के शासक 288 से 246 ईस्वी पूर्व टालेमी फिलाडेल्फस के साथ अशोक के जो है राजनयिक संबंध थे। संभवतः इसी को तुर्मय कहा गया है। तो ये ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, और अगला पॉइंट कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का एक साथ उल्लेख किसके अभिलेख में किया गया है? यानी चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक, ये जो दोनों शासक हैं मौर्य काल के, इनका जो अभिलेख है वो किया गया, कहाँ किया गया? तो महाक्षत्रपक रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कई बार पूछा गया है, ध्यान रखिएगा ये पॉइंट। अगला पॉइंट कह रहा है कि भाग एवं बलि, ये भी पूछा गया है कि भाग एवं बलि किसके प्रमुख स्रोत है? तो भाग जो है ये राजस्व का, भाग और बलि ये दोनों ही राजस्व के स्रोत हैं, यानी राजस्व कलेक्ट करने के स्रोत हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि गिरनार क्षेत्र में एक झील है, तो गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो गिरनार क्षेत्र में एक झील का जो निर्माण कराया गया था वो दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य शासक के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि कौशाम्बी तथा कौशाम्बी और प्रयाग के स्तंभों में अशोक की रानी कौरुवाकी, अशोक की एक रानी थी कौरुवाकी के द्वारा दान किए जाने का उल्लेख मिलता है, और इसे रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। तो ये अशोक की रानी का नाम है, ध्यान रखिएगा, कौरुवाकी, और जो कि इसे रानी के अभिलेख के नाम से भी ये प्रसिद्ध है। कई बार दोस्तों ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अशोक की रानी का क्या नाम है, और अभी आपके ARO PCS में भी क्वेश्चन बना हुआ है। तो शासक और उनसे संबंधित रानियों को भी आपका पता होना चाहिए। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं कि प्राचीन भारत के किस ग्रंथ में पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेदन की अनुमति दी गई है? तो ये दोस्तों अर्थशास्त्र, प्राचीन भारत का जो ग्रंथ है आपके अर्थशास्त्र ग्रंथ में पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा कि कलिंग युद्ध की जो विजय है तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस अभिलेख में मिलता है? तो ये दोस्तों 13वां शिलालेख अभिलेख में मिलता है। ध्यान रखिएगा, कलिंग जो युद्ध हुआ, कलिंग युद्ध में विजय की जो प्राप्ति हुई, उसमें क्षत्रियों का जो वर्णन है वो अशोक के 13वां शिलालेख में मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा कि अशोक के अभिलेखों से किस दक्षिणी राज्य के अतिरिक्त सभी दक्षिणी राज्यों का उल्लेख प्राप्त होता है? तो ये सातवाहन जो है
कह रहा कि अशोक के अभिलेख से सातवाहन दक्षिणी राज्यों के अतिरिक्त सभी दक्षिणी राज्यों का उल्लेख प्राप्त होता है, यानी खाली सातवाहन को छोड़कर बाकी सभी दक्षिणी राज्यों का जो है उल्लेख ये अशोक के अभिलेख में मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि अंतिम मौर्य सम्राट कौन था। दोस्तों कई बार पूछा गया है, तो ये ध्यान रखिएगा, जो अंतिम मौर्य सम्राट था वो बृहदर्थ था। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि मौर्य की जल संसाधन जो व्यवस्था थी, मौर्य काल की जो जल संसाधन व्यवस्था थी, इसकी जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होती है। तो मौर्य कालीन की जो जल संसाधन व्यवस्था थी वो रुद्रदामन के गिरनाल अभिलेख से प्राप्त होती है। रुद्रदामन का जो गिरनार अभिलेख है उससे प्राप्त होता है कि मौर्य काल के समय में जल संसाधन व्यवस्था कैसी थी। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि अशोक का जो समकालीन मिस्र का जो राजा था वो कौन था। वो दोस्तों एलेक्जेंडर था। एलेक्जेंडर ये मिस्र का राजा था जो कि अशोक का समकालीन था। सेल्यूकस निकेटर जिससे चंद्रगुप्त ने अफगानिस्तान प्राप्त किया। किससे प्राप्त किया? सेल्यूकस निकेटर, जिससे चंद्रगुप्त ने अफगानिस्तान प्राप्त किया। और वो कहाँ के शासक थे? तो दोस्तों सेल्यूकस जो था वो सीरिया का शासक था और निकेटर जो था वो बेबीलोन का शासक था। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन ये पूछे गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि अशोक के पश्चात देव नाम प्रिय की उपाधि किसने धारण की। तो अशोक के बाद अगर देव नाम प्रिय की उपाधि धारण की तो वो दशरथ ने धारण की। आगे हम लोग देखते हैं अशोक की उपाधियां देख लेते हैं। अशोक के देखिए दोस्तों इतनी उपाधियां मिली हैं, उपाधि और स्रोत। अशोक की जो उपाधि मिली है ये मास्की लघु शिलालेख से मिली है। और देव नाम प्रियेश अशोक राजा की जो उपाधि है वो गुर्जरा लघु शिलालेख के माध्यम से मिली है। और अशोक मौर्य की जो उपाधि मिली है वो रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से मिली है। और प्रियदर्शी राजा की जो उपाधि है वो बराबर गुहालेख स्रोत से मिली है। और प्रियदर्शी राजा मगध की उपाधि ये भाबरू बैराट लघु शिलालेख से प्राप्त हुई है। प्रियदर्शी राजा की उपाधि कंधार बृहद शिलालेख दीपवंश महावंश से इसको ये उपाधि मिली है। और अशोक वर्धन की उपाधि पुराण से मिली हुई है, इसका जो स्रोत है। और राजा अशोक की उपाधि नेट्टूर लघु शिलालेख से प्राप्त हुई थी। साथ ही साथ राजा अशोक देवनाम प्रिय की उपाधि उदगोलम लघु शिलालेख से प्राप्त हुई है। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं कि अशोक ने अपने पिता बिंदुसार, यानी अशोक के पिता का नाम बिंदुसार था, तो अपने पिता बिंदुसार के शासनकाल में किस क्षेत्र में विद्रोह का दमन किया। यानी जब इसके पिता बिंदुसार थे उसी समय अशोक ने एक जो है क्षेत्र का दमन किया, यानी एक क्षेत्र के विद्रोह का दमन किया। और वो क्षेत्र है दोस्तों तक्षशिला। तक्षशिला का जो है तक्षशिला में विद्रोह का दमन किया था अशोक ने और अपने पिता बिंदुसार के शासनकाल में। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि अपने ऊपर आश्रित बच्चों एवं पत्नी की समुचित व्यवस्था किए बिना भिक्षु बनने वालों के लिए किसने दंड का प्रावधान किया। तो ये दोस्तों कौटिल्य ने किया था। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है खरोष्ठी लिपि। दोस्तों कई बार पूछी गई है, ध्यान रखिएगा। खरोष्ठी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई है? तो ये अरमाइक भाषा में हुई है। अरमाइक भाषा से खरोष्ठी लिपि की उत्पत्ति हुई है। नेक्स्ट पॉइंट है कौटिल्य किसके प्रधानमंत्री थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे कौटिल्य। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि अशोक के पश्चात भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर किसका अधिकार हुआ। तो मौर्य के बाद अगर देखा जाए भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर तो ये बैक्ट्रियन शासकों के द्वारा अधिकार प्राप्त हुआ। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं और ये कह रहा है कि मौर्य शासन व्यवस्था में रूप दर्शक नामक अधिकारी का जो कार्य था वो क्या था? वो सिक्कों का परीक्षण करना। सिक्कों का परीक्षण करने का कार्य कौन करता था? रूप दर्शक नामक अधिकारी करता था मौर्य काल में। अगला है कि वह मौर्य राजा जो अमित्रघात के नाम से जाना जाता है कौन है? तो वो दोस्तों बिंदुसार है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार ये पूछा गया है पॉइंट। तो ये अमित्रघात की उपाधि इसको दी गई है। और लास्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं कि मौर्य काल की जो मुद्राएं थी उनको देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके मैचिंग और वन लाइनर बनते हैं। तो इस काल में दोस्तों चांदी तांबे के सिक्कों का उल्लेख मिलता है। मौर्य काल में चांदी और तांबे के सिक्कों का उल्लेख मिलता है। तो चांदी के सिक्कों के 4 प्रकार थे। एक तो पर्ण, दूसरा अर्धपर्ण, तीसरा पाद और चौथा अष्टभाग। और दूसरा जो है तांबे के सिक्कों के 4 प्रकार थे। कौन कौन? एक माशक था, अर्धमाशक, काकड़ी और अर्ध काकड़ी। तो ये दोस्तों रहा मौर्य कालीन की मुद्रा। तो हम लोगों ने लगभग में मौर्य काल से संबंधित
सारे पॉइंट फैक्ट को देख लिया। और यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन आपके 1 से 2 क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। और दोस्तों ये चैनल पे पहली बार है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब शेयर उन्हीं लोगों के साथ करें जो ऑलरेडी तैयारी कर रहे हो, ताकि इसका लाभ उन लोगों को मिल जाए। और सब्सक्राइब करने से आपका जो नई वीडियो डाली जाएगी उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार।